everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज का सेशन हमारा सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के साथ साथ मॉडल्स क्या क्या है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के उसके ऊपर बेस्ड है। इन मॉडल्स के अंदर हमारा एडी आता है, यानी कि एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएशन, और इसके साथ साथ अश्योर इसके अंदर आता है। अश्योर यानी कि एनालाइज करना, लर्नर्स को स्टेट करना, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, मेथड, मीडिया, मटेरियल्स यूटिलाइज करना, मेथड, और इसके साथ साथ यहाँ पे टिक एंड कैरी का मॉडल आता है। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने, आपको पता है, एक सीरीज़ चल रही है कॉन्टिन्यूएशन में, उन्हीं की ही कॉन्टिन्यूएशन में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो रहे हैं। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे के सारे मॉडल्स को और सिस्टम अप्रोच क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो विदाउट कटिंग दी लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम अप्रोच। अब आपको ये पहले भी मैंने बताया भाई सिस्टम अप्रोच क्या है। ये हमने अपनी यूनिट 8 की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो फर्स्ट सेशन है उसमें सिस्टम अप्रोच को डिस्कस किया है, लेकिन फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो सिस्टम अप्रोच क्या है, ये एक तरह का सिस्टमेटिक अटैम्प्ट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जब भी हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच हमेशा एक यूनिट की तरह काम करता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है तो बॉडी को एज अ होल हम ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो उनके पार्ट्स है उनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो हर एक यूनिट यहाँ पे एज अ होल काम करता है और पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पे चलाता है। इसी तरीके से सिस्टम क्या है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें एजुकेशन के, तो सिस्टम है एक तरह का यूनिट जो कि एज अ होल काम करता है। सारे के सारे यहाँ पे टेक्निक्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं आपस में। ठीक है, प्यूपिल्स हो गए, टीचर्स है, करिकुलम है, कंटेंट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और इस तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे आपस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। यही हमारा सिस्टम अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, विद इन दिस सिस्टम ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कई तरह के कंपोनेंट्स के बीच में टीचर आपस में बच्चों के साथ रिलेट करती है, यहाँ पे कम्युनिकेट करती है, यहाँ पे प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट हमारा सिस्टम अप्रोच कहला रहा है। ठीक है, अगर हम वेबस्टर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो सिस्टम क्या है कि एक तरह का रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स है जो कि एक यूनिफाइड और होल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है। जब भी हम यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो ये पूरा जिस तरह से कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है कि हम यहाँ पे कोई इनपुट प्रोवाइड करना, फिर उसका प्रोसेसिंग होती है, फिर बाद में कोई आउटपुट निकल कर आता है और लास्ट में उसका फीडबैक, तो इसी तरीके से ये पूरा हमारा जो सिस्टम अप्रोच है वो चलता है। सिस्टम अप्रोच के अंदर यहाँ पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया इसके अंदर आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम यहाँ पे सिस्टम अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो एक तरह का अप्रोच है जिसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल रही है। टीचर क्या करता है, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है, सिलेक्टेड रिसोर्स है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करता है और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाता है, सक्सेसफुल बनाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टीचर को ओवरऑल यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या लिमिटेशंस है उसको पता होना चाहिए, पीपल के बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या लर्निंग कैपेसिटीज़ है, क्या इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन यहाँ पे यूजफुल होंगे, तो इन सब बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और तभी वो एक सिस्टम के अंदर काम कर पाते हैं और हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम फंक्शन करता है। यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनालिसिस और फीडबैक के रूप में जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है।
जब भी हम सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जो हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्लान करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्लान करने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब भी बात आती है इनपुट की, तो इनपुट यानी कि यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ये सारे के सारे इनपुट आ जाते हैं हमारे सिस्टम अप्रोच के अंदर। ठीक है, इनपुट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर आता है प्रोसेस, यानी कि जब हम इन इनपुट का यूज करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या आता है, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है। आपने कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाया, आपका ये इनपुट है, इनपुट के अंदर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, टारगेट ऑडियंस क्या है होगी, क्या रिसोर्सेज यहाँ पे हमें चाहिए, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होगा, यहाँ पे डिजाइन क्या होगे, तो ये आप सोचते हो। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। फिर जब आप उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग के बारे में बात आती है, तो प्रोसेसिंग के अंदर क्या करते हो, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो, प्रोसेसिंग के अंदर हमेशा इम्प्लीमेंट करते हो यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर फील्ड वर्क आ जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज इसके अंदर इवॉल्व हो जाती है। फिर आता है आउटपुट, कि जब आपने यहाँ पे कोई भी सर्टन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया यूज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर बाद में आउटपुट क्या निकल कर आए, आपने स्पेसिफिकली एक करिकुलम डिजाइन किया था बच्चों की मैथमेटिक्स एंजाइटी को हटाने के लिए, मैथमेटिक्स एंजाइटी को दूर करने के लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स की उसको एनहांस करने के लिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन क्या इस इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज हो पाया उनकी मैथमेटिक्स एंजाइटी को हटाने के लिए? तो वो आउटपुट में पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या उनकी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट थी, यहाँ पे एक्टिविटीज क्या थी, स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक एरियाज क्या थे, तो ये सब कुछ आउटपुट में देखने को मिला। फिर बाद में आता है लास्ट स्टेप, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं, कि जब आपने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, ग्राउंड पे आउटपुट देख लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो सारे का सारा सिस्टम, कि वो कितना कामयाब हुआ, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो फुलफिल हुए कि नहीं। तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम अप्रोच यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक, जो जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है ये चल रहा है सिस्टम अप्रोच का। अब जब भी हम सिस्टम अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ और मेजर स्टेप्स आते हैं जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मेजर स्टेप्स हैं जो सिस्टम अप्रोच के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मुलेट करना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड डिफाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल गोल्स। सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ पे आप फॉर्मुलेट करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, फॉर्मुलेट करना यहाँ पे ऑफ स्पेसिफिक, फॉर्मुलेट करना यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि किस पर्पस के लिए आप ये बना रहे हो अपना इंस्ट्रक्शनल मीडिया या कोई करिकुलम। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले आपने ये बनाया, ऑब्जेक्टिव्स बनाए। सबसे पहले कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने मैंडेटरी है। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हमारा यहाँ पे जो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कि जब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट मीडिया होगा ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को मैट करने के लिए या फिर इन इंस्ट्रक्शनल गोल्स को मीट करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल गोल्स को मीट करने के लिए क्या क्या ऐसे यहाँ पे हमारे अप्रोप्रिएट मीडिया होगी, तो हम ये डिसाइड करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, डिसाइडिंग, कि डिसाइड करना, डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट मीडिया। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीडिया जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीडिया ये इन्वॉल्व है। ठीक है, किसके लिए, यहाँ पे क्या ऐसा मीडिया होगा, क्या ऐसा मीडियम होगा जो इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को मीट करवाने में हमारी मदद करेगा, इंस्ट्रक्शनल गोल्स को फुलफिल कराने में मदद करेगा। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप जिसको हम कह रहे हैं डिसाइडिंग द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे समझा जाता है, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिसाइडिंग द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स की क्या यहाँ पे प्रायर नॉलेज है, बेसिकली प्रायर नॉलेज से समझ सकते हैं। उनका एंट्री बिहेवियर क्या है, उनका मोटिवेशनल
जो मोटिवेशन कितना है किसी काम को करने का, ठीक है, ये सब कुछ हम ये इम्पॉर्टेंट है जो हम देखते हैं। डिसाइड करना लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के एज ग्रुप क्या है, ठीक है, लर्नर का प्रायर नॉलेज क्या है कि जो हम कॉन्सेप्ट उन्हें पढ़ाना चाहते हैं उसके पहले उनको नॉलेज है कि नहीं, एंट्री बिहेवियर क्या है कि मोटिवेशनल एक्सपेक्ट कितना है, इंटरनली वो मोटिवेटेड है, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं कि नहीं, कितनी दिक्कत है, ठीक है, उन्हें कॉन्सेप्ट को समझने में, ग्रैस्प करने में। तो ये सब कुछ हमारा किसके अंदर आता है, डिसाइडिंग द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारा जो फोर्थ स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो होता है सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड जो कि सुटेबल है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। अब इनमें से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बारी आती है कि जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमने फॉर्मुलेट कर लिया, फिर डिसाइड कर लिया अप्रोप्रिएट मीडिया क्या होना चाहिए, फिर हमने ये डिसाइड करा लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फिर जो बारी आती है वो है कि यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब बारी आती है सिलेक्ट करने की, डिसाइड कर लिया, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ओके। अब बारी आती है यहाँ पे सिलेक्ट करने की, अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड्स, अप्रोप्रिएट मेथड्स suitable for इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, कि जब हमने सिलेक्ट कर लिया अप्रोप्रिएट मेथड की क्या होना चाहिए, फिर हम सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, ठीक है। और इन अल्टरनेटिव्स में से, फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अभी हमने 5 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले हमने ये देखा कि फॉर्मुलेट करना है यहाँ पे अपने जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स है उनको बनाना, इंस्ट्रक्शन गोल्स बनाना। फिर बारी आती है यहाँ पे डिसाइड करना कि अप्रोप्रिएट मीडिया क्या होगा हमारा, किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिसाइड करना। फिर आता है डिसाइड करना लर्नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर का क्या एंट्री बिहेवियर है, मोटिवेशन एक्सपेक्ट है, कितनी नॉलेज है उन्हें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। फिर आता है सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी लर्निंग को कन्वे करेंगे बच्चों के सामने, मेथड क्या होगा यहाँ पे, मेथड इसमें क्या है। फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस कि अब जो आप बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हो कैसे प्रोवाइड करना चाहते हो, कॉग्निटिवली प्रोवाइड करना चाहते हो कि बच्चे को यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उनके माइंड के अंदर स्पून फीडिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग मेथड के थ्रू आप उनके अंदर डाल रहे हो, या फिर कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस बच्चों को दे रहे हो कि बच्चा खुद सीखे, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रहे हो ताकि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर पाए, या फिर आप बच्चे के अंदर उसके बिहेवियर को शेप करे हो, लर्निंग को शेप करे हो। तो ये आता है हमारा 5th स्टेप के अंदर। फिर आता है हमारा यहाँ पे 6th स्टेप जिसको हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। अब हमने यहाँ पे मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। अब मान लो आपने कोई एक्सपीरियंस लर्निंग कैसा होना चाहिए, किस एक्सपीरियंस में होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कॉग्निटिव होना चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे मटेरियल्स और सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। यहाँ पे अब मटेरियल्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो आप बच्चों को वर्चुअली यहाँ पढ़ा रहे हो, सिंक्रोनसली पढ़ा रहे हो, या फिर असिंक्रोनस तरीके से पढ़ा रहे हो, टेक्स्ट बुक से दे रहे हो नॉलेज, या फिर उन बच्चों को आप यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट जो मटेरियल्स है और क्या क्या टूल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर होगी, टूल्स की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ये इधर आ गया। फिर हमारा आता है यहाँ पे 7th स्टेप जिसको हम कह रहे हैं 7th स्टेप में कि आप असाइन करते हो अप्रोप्रिएट पर्सनल रोल्स। अब टीचर्स को अप्रोप्रिएट रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हर किसी को रोल बांटना कि इसमें अप्रोप्रिएट रोल क्या होना चाहिए टीचर का,
टीचर किस तरीके से यहाँ पे कन्वे करेगी इंफॉर्मेशन, टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर्स, रोल ऑफ यहाँ पे प्यूपिल्स यानी कि स्टूडेंट्स का क्या रोल है, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स क्या सीखेगा, यहाँ पे उसका क्या रोल होगा, टीचर किस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा। फिर आता है रोल क्या होगा यहाँ पे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और सपोर्टिंग स्टाफ का। ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ का, तो ये सब कुछ एक सिस्टम के अंदर चल रहा है। सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे जो बाहर से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ का वो क्या होगा, ये इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर आता है हमारा 8th स्टेप जिसको हम कह रहे हैं। 8th स्टेप होता है कि इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम को। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, क्या है सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा मटेरियल, कौन सा इंस्ट्रक्शन मीडिया यहाँ पे यूज़ करना है। फिर बारी आती है इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम की ग्राउंड पे। ठीक है, बच्चों के साथ वो आपने यहाँ पे इसको फंक्शनिंग में लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर आता है 9th स्टेप जिसको हम कह रहे हैं। 9th स्टेप हमारा आता है कि आप इवेलुएट करना कि क्या इसका निष्कर्ष निकल के आया, इन्फ्रेंसेस क्या निकल कर आए, यहाँ पे कितना कामगर साबित हुआ हमारा इंस्ट्रक्शनल मीडिया। इवेलुएशन आ जाता है। फिर इवेलुएशन करना बच्चों की परफॉर्मेंस का, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बनाए वो मैट करे कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी थी उनकी, तो ये सब कुछ हमने देखा, इवेलुएट करा। फिर लास्ट हमारा स्टेप आता है कि हमने रिवाइज करा। अगर कोई कमी होती है हमारे यहाँ पे सिस्टम अप्रोच के अंदर तो उसको रिवाइज करना, एक तरह की सब्सिक्वेंट साइकिल बनाना। ठीक है, सब्सिक्वेंट साइकिल बनाना यानी कि अगर कोई गलती है तो उसे फिर से इम्प्रूव करना और फिर से नए तरीके से लेकर आना। ठीक है, तो ये कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं हमारे सिस्टम अप्रोच के अंदर। सबसे पहला आता है कि फॉर्मुलेट करना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमें फॉर्मुलेट करने होते हैं, इंस्ट्रक्शनल गोल्स क्या क्या है। फिर आता है डिसाइड करना अप्रोप्रिएट मीडिया क्या होगा यहाँ पे। फिर डिसाइड करना मीडिया यानी कि मीडियम क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, मीडियम क्या होगा। फिर आता है डिसाइड करना लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगी यहाँ पे जो कि सूटेबल रहेगी बच्चों के लिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए। सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। फिर अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस देख लिया। फिर सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मटेरियल, टूल्स क्या क्या यूज़ होएगी। टूल्स के बाद यहाँ पे रोल्स हमने डिसाइड कर लिया, टीचर का क्या रोल होगा, पीपल्स का क्या रोल होगा और सपोर्टिंग स्टाफ का क्या रोल होगा। फिर इम्प्लीमेंट कर दिया, इवेलुएट कर दिया, फिर लास्ट में जाके रिवाइज करा अपने इस सिस्टम के अप्रोच को। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो इसके अलावा आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा। इस तरीके से हम अपने सिस्टम अप्रोच को देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सिस्टम अप्रोच के ऊपर आ गया। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस वाइज करना है। फिर इम्पॉर्टेंट बात आती है हमारी मॉडल्स की। अब एक एक करके सारे के सारे मॉडल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो पहला मॉडल आता है वो है एडी मॉडल। एडी मॉडल यानी कि ये मॉडल आपको किसने दिया था, ये बेसिकली जो मॉडल है ये यूएस एयरफोर्स ने डेवलप किया था। एडी मॉडल हमारा 5 स्टेप अप्रोच है। एडी के अंदर ये पूरा एक्रोनियम है जिसकी ये फुल फॉर्म ये लिखी हुई है। ए मतलब क्या है, एनालिसिस करना नीड्स की, नीड की एनालिसिस करना। डी क्या है, डिज़ाइन। डी क्या है, डेवलप। आई क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और ई क्या है, इवेलुएट। ये हमारा एडी मॉडल है जिसके अंदर 5 तरीके के स्टेप और फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर कई तरीके की सब स्टेजेस भी होती है जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है स्टेप्स का जिसके अंदर ये सारे के सारे आपको बताता है। मॉडल स्टेप वाइज ही चलता है कि जब भी हमें यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाना है तो उससे पहले हमें बच्चों की नीड्स को एनालिसिस करना होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं हम, प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, क्या इसके आउटकम निकल कर आएंगे, तो वो पहले से ही प्री डिसाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एनालिसिस के स्टेप के अंदर। ठीक है, एनालिसिस करना कि बेसिक नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए बना रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब हम एनालिसिस के स्टेप में डिफाइन करते हैं। फिर आता है डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करने के अंदर हम लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। फर्स्ट आपने जब बच्चों की नीड को देख लिया, उनकी ये नीड है, अब बारी आती है आपको उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से आप इसको आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी, क्या क्या एक्सरसाइजेस इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होगी, तो हम ये देखते हैं। फिर आता है यहाँ पे डेवलप
करने की बारी कि हम एक तरह का प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये एक तरह का हम कहते हैं कि प्रोटोटाइप बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोर्स मटेरियल बना रहे हैं बच्चों के लिए। पायलट सेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, छोटे स्तर पे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े स्तर पे करने से पहले, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। डेवलप करना आपने इंस्ट्रक्शन डिजाइन, कि जब आप यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, फिर बाद में आता है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना यानी कि ग्राउंड पे लेकर आना, बच्चों के साथ यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग में लेकर आना, फंक्शनिंग में लेकर आना। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इवेलुएट करना। इवेलुएट यानी कि ये लास्ट में है कि जो भी आउटकम निकल कर आया, रिजल्ट निकल कर आए, परफॉर्मेंस कैसी थी बच्चों की, बिहेवियर कैसा था, उनके बिहेवियर में चेंजेस आया कि नहीं, तो ये सब कुछ भी देखना। तो ये एडी के अंदर इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे जब भी बात करते हैं एनालिसिस की, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी की सारी स्टेजेस को। सबसे पहले यहाँ पे आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, इसको हम गोल सेटिंग स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। गोल सेटिंग स्टेज ये इंपॉर्टेंट है, अगर दूसरे नाम से आ जाए तो इसको कंफ्यूज मत होना। गोल सेटिंग स्टेज इसको कह रहे हैं। गोल सेटिंग स्टेज क्या है कि यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करते हैं कि किस पर्पस के लिए, कौन सा हमारा टारगेट ऑडियंस होगा जिसके लिए हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन बना रहे हैं। गोल सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन बना रहे हैं वो बच्चों की स्किल से मैच करे, उनकी इंटेलिजेंस से मैच करे, और बच्चों की यहाँ पे प्रायर नॉलेज भी देखने की कोशिश करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है उनका। मान लो अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन बनाया, आपने इंस्ट्रक्शन डिजाइन ऐसा बना दिया कि जो काफी हाई लेवल का है, और आपके बच्चे जो क्लास के अंदर है वो मीडियोकर है, तो उनके लिए ये काम का साबित नहीं होगा। हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन, जो भी करिकुलम आप बना रहे हो, बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और इसके साथ साथ प्रायर नॉलेज के बेसिस पे आप बना, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स है इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, जो हमेशा एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहला आता है बैकग्राउंड नॉलेज क्या है स्टूडेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, ये पहले सबसे हम डिसाइड करते हैं। अब ये सारी की सारी सब स्टेजेस आ जाती है हर एक स्टेज के अंदर, हर एक मॉडल की स्टेज के अंदर ये सारी की सारी सब स्टेजेस आती है। सब स्टेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट पहला है एनालिसिस के अंदर बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके लिए बना रहे हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है, 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बना रहे हैं, 7 स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के ऊपर भी बेस्ड होता है कि सब कुछ हम पहले डिसाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इंटेलिजेंस क्या है, आउटलुक क्या है, फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्शन रिएक्शन क्या है, तो ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। स्किल्स क्या क्या है, स्किल्स व्हाट आर दी डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। अब डिजायर्ड लर्निंग आउटकम क्या होगा यहाँ पे, ये हम डिसाइड करते हैं। स्किल क्या सीखेंगे, नॉलेज क्या सीखेंगे, वो उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज आएगा कि नहीं, बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, तो ये सब कुछ हम पहले से डिसाइड करते हैं। फिर हम ये देखते हैं यहाँ पे रिव्यू करना। अब जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन बना रहे हैं तो जो पुरानी इंस्ट्रक्शन डिजाइन है उसको पहले रिव्यू किया जाता है कि जो उसके अंदर जो लूप होल्स थे, लूप पॉइंट्स थे, उसको किस तरीके से यहाँ पे भरा जाए, गैप को फिल किया जाए और एक न्यू इंस्ट्रक्शन मीडिया बनाए। तो न्यू इंस्ट्रक्शन मीडिया बनाना है तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन मीडिया को रिव्यू करना पड़ेगा, कमियां देखनी पड़ेगी, गैप को फिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आता है कि जब हम यहाँ पे कोई भी जो एग्जिस्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कह सकते हैं डिज़ाइन या फिर स्ट्रैटेजीज, तो उसको रिव्यू करना, उसके अंदर कुछ न्यू ऐड ऑन करने की कोशिश करना, इम्प्रूव करना, और फिर जाके यहाँ पे डिटरमाइन करना टारगेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारे प्रोजेक्ट के इंस्ट्रक्शनल गोल हमारे क्या होंगे, तो उसको हमें बनाना, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइन करना सारे के सारे वेरियस ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट में, कि ये जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होगा ये कैसा होगा, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर पाएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हम कर रहे हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए क्या क्या मीडियम होगा, सिंक्रोनियस मीडियम के थ्रू करेंगे, असिंक्रोनियस मीडियम के थ्रू करेंगे, या क्लासरूम बेस्ड स्टडी होगी यहाँ पे, तो ये सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो हर एक एक्सपेक्ट को क्लियरली हम एनालिसिस कर रहे हैं। फिर आता है डिटरमाइन करना कि ओवरऑल प्रोजेक्ट के क्या गोल निकल कर आएंगे, अगर इसके इंस्ट्रक्शन मीडिया हम बना रहे हैं तो इसका एज अ बैकअप प्लान भी लेकर रखना। बैकअप प्लान भी हम यहाँ पे सोचते हैं, जो भी इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो निकल कर आएंगे तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे
ठीक कर पाए। तो ये सब कुछ भी इसके स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। एनालिसिस के अंदर हर एक एक्सपेक्ट को इन डेप्थ देखा जाता है, ठीक है। लिमिटेशंस फैक्टर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल क्या होगा, टाइम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या क्या लगेगी जो हमारे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो ये सब कुछ ये एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद सेकंड स्टेज आती है डिज़ाइन। अब बारी आती है कि जब हम यहाँ पे अपने डिटरमाइन करें इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल गोल्स यहाँ पे डिटरमाइन करें यहाँ पे परफॉर्मेंस को गॉज करने के लिए, तो ये हमारा डिज़ाइन के अंदर आता है। डिज़ाइन के अंदर क्या है, एक तरह का ये हमारा अप्रोच क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, लॉजिकली तरीके से चलता है, कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इवेलुएट कर रहे हैं प्लान स्ट्रेटेजीज की, और यहाँ पे अपना एक तरह का डिज़ाइन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन बना रहे हैं, क्या क्या होगा अभी हमने पूरी तरह से डेवलप नहीं करा, बस एक तरह का रॉ फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस यहाँ पे होगा, और इसको एक तरह के पेपर पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कि क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मेथड। अब क्या मेथड हम अडॉप्ट करेंगे अपने इंस्ट्रक्शनल गोल्स को मेट करवाने के लिए, वो हम ये लिखते हैं यहाँ पे। किस तरीके का यहाँ पे यूजर इंटरफेस होगा, किस तरीके से हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन लगेगा, दिखेगा, ठीक है। एक तरह का रोड मैप क्या होगा कि किस तरीके से हम इसको इंस्ट्रक्शन डिजाइन के थ्रू स्टडी करवा पाए, ये हम चेक करते हैं। किस तरह के प्रोसेस में चलेगा, तो ये हम डिजाइन करते हैं। सारी की सारी चीजें हम एक रॉ फॉर्म में पेपर में लिखते हैं, लॉजिकली और सिस्टमैटिकली। फिर यहाँ पे आता है कि विल द प्रोग्राम फिट वॉन्ट्स, कि क्या ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, हमारे जो वॉन्ट्स को फिट करेगा कि नहीं, तो ये हम सोचते हैं और वो लिखते हैं, ठीक है। वैरायटी क्या क्या होगी डिलीवर करने में, मीडिया टाइप्स क्या होंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे मेन आइडिया क्या होगा प्रोजेक्ट का, तो ये हम सब कुछ अपने डिज़ाइन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डिज़ाइन फेज हमारा मेनली क्या फोकस करता है, एक तरह के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे, कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट मटेरियल एनालिसिस क्या होगा, यहाँ पे एक्सरसाइजेस क्या होगी, एक्टिविटीज़ क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट्स क्या लगेंगे, मीडिया का सिलेक्शन क्या होगा, तो ये सब कुछ हम डिज़ाइन के अंदर करते हैं और एज अ रॉ फॉर्म में हम लिख रहे हैं। जब हम ये सब कुछ लिख लेते हैं, फिर बारी आती है डेवलप करने की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमने लिखा है उसको अब एक्शन में लेकर आना और उसका एक तरह का ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट में 3 तरीके की स्टेजेस यहाँ पे आती है, 3 तरीके की टास्क यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ड्राफ्टिंग, प्रोडक्शन और इवेलुएशन। डेवलपमेंटल स्टेज में क्या है कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अपने इंस्ट्रक्शन डिजाइन को आप पूरी तरीके से बना रहे हो, फ्रेम आउट कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो उसको, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम करने के साथ साथ ये कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर करता है कि क्या ये जो टाइम फ्रेम के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं, ये फ्रेम को, टाइम फ्रेम की जो लिमिट है उसको अडहेयर करेगा कि नहीं। तो ये सब कुछ भी हम देखते हैं डेवलपमेंटल की स्टेज में कि कितना टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में, और यहाँ पे टीम वर्क क्या होगी, कौन कौन सी हमारे टीम में इन्वॉल्व होंगे जो इस इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को डेवलप करने में मदद करेंगे। तो हर एक टास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी होता है जब भी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हमें बनाना है, डेवलप करना है, तो ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं कि किस तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे टीम में, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। और हर चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है कि क्या सही तरीके से ये काम हो रहा है कि नहीं, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का बन रहा है कि नहीं, हमारे टाइम फ्रेम को, कि आपने सोचा है कि मेरा इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन यहाँ पे 2 से 4 महीने के बीच की ड्यूरेशन में बन जाएगा, तो क्या इसी टाइम फ्रेम को, कि इसी टाइम फ्रेम की लिमिट को वो अडहेयर कर रहा है कि नहीं, तो ये हम देखते हैं। अगर कर रहा है तो हमारा जो प्रोसेस है वो सही तरीके से चल रहा है, अगर नहीं करता तो इसी के अंदर कुछ इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। फिर आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कह रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑप्टिमल कैपेसिटी की तरफ जाने के लिए, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज में हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है कि जो मटेरियल्स है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अप टू टास्क है कि नहीं, जो हमने सोचा उसी तरीके से ये बन रहा है कि नहीं, तो ये सब कुछ हम डेवलपमेंटल स्टेज में देख रहे हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंट स्टेज। इम्प्लीमेंट स्टेज यानी कि जिसको हम प्रोसीजर स्टेज भी कहते हैं, प्रोसेस स्टेज भी कहते हैं, कि व्हेन योर डेवलप दैट यू हैव ऑलरेडी डेवलप योर इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड नाउ इट्स योर टर्न टू इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड। इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पे, यहाँ पे प्रोसेस में लेकर आना है, फंक्शनिंग करवानी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी को श्योर करते हुए, ठीक है।
अब यहाँ पे जब हमने इम्प्लीमेंट कराने के बाद हर एक एक्सपेक्ट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ को देखना पड़ता है कि इस इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन से बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चे क्या जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन मीडिया में कि नहीं, ईगर है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या प्रोसीड कर रहा है, जो टॉपिक जो हम चाहते हैं इंस्ट्रक्शन मीडिया से हो, तो क्या बच्चे ग्रैस्प कर पा रहे हैं टॉपिक को इमीडिएटली कि नहीं। फिर एक्सप्लेन करना कि यहाँ पे किस तरीके से जो पॉसिबल एरर्स आ रहे हैं टेस्टिंग के दौरान, तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। तो ये सारे के सारे साथ के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। बैकअप टूल क्या है वो भी हम ये इसमें प्लान करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर। फिर हमारा लास्ट स्टेज आती है, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसी स्टेज है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेन गोल क्या है इवैल्यूएशन का, कि डिटरमाइन करना कि गोल्स जो हमने बनाए हैं वो सही से मेट हुए कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गोल्स, एक एक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये फुलफिल हुए कि नहीं, अगर कोई कमी है तो क्या है, तो उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। तो ये इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर आ जाता है। जब हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस का, यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा रहा, एंटायर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कैसा था, ठीक था कि नहीं, तो ये सब कुछ इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस को ये आंसर करता है कि जैसे कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है इफेक्टिवनेस के, वो डिटरमाइन करना, यहाँ पे डिटरमाइन करना कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया था डेटा कलेक्शन के दौरान यहाँ पे, तो इसका क्या ये इफेक्टिवली मेड हुआ कि नहीं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग चला। जो डिटरमाइन करना कि सिस्टम क्या है, पार्टिसिपेंट का फीडबैक क्या है, उसको एनालिसिस करना। डिटरमाइन करना कि मेथड क्या है, रिलायबिलिटी है, कंटेंट वैलिडिटी यहाँ पे ऑब्जर्व हुई कि नहीं, वैलिड रहा कि नहीं रहा, रिलायबल रहा, तो ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह का चार्ट है, एक तरह का ये पूरा दिखाया हुआ है आपको कि किस तरीके से ये चल रहा है। फर्स्ट आता है एनालिसिस यानी कि कंडक्ट करना, नीड्स का एनालिसिस, आइडेंटिफाई करना, नॉलेज का गैप क्या है, ऑडियंस का एनालिसिस करना, डेवलप करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर चलता है। एनालाइज के बाद सेकंड स्टेज आती है हमारी डिज़ाइन के अंदर क्या है कि आप आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिलेक्ट करते हो अप्रोप्रिएट मटेरियल क्या होगा, ठीक है, स्टोरी बोर्ड आप डेवलप कर रहे हो, मीडिया क्या होगा, इस्टेब्लिश करो इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। फिर आता है थर्ड स्टेप जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। डेवलपमेंट यानी कि जब आप प्रोटोटाइप डेवलप करते हो उसका, ठीक है, डेवलप करते हो ट्रेनिंग मटेरियल्स यहाँ पे। फिर आता है इम्प्लीमेंट स्टेज कि व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग दी योर इंस्ट्रक्शन मीडिया ऑन इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ऑन ग्राउंड, इस्टेब्लिश करना शेड्यूल क्या है कि कितने समय तक ये पूरा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रिपेयर करना ट्रेनिंग मटेरियल, और ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर आता है लास्ट है जिसको हम इवैल्यूएशन कह रहे हैं। इवैल्यूएशन यानी कि कलेक्ट करना इवैल्यूएशन डेटा, असेस करना प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और रिपोर्ट का जो रिजल्ट क्या निकल कर आए, तो ये इवैल्यूएशन के स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह का चार्ट है जो कि आपको हर एक स्टेप के बारे में बता रहा है। ये चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और आप इजीली इसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये एडी का क्या इस मॉडल है हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है अश्योर मॉडल। अश्योर मॉडल हमारा नेक्स्ट है। ये किसने दिया है? ये आपको रॉबर्ट हेनिच और माइकल मोलेंडा ने आपको दिया है अश्योर मॉडल, ठीक है। अश्योर मॉडल क्या कह रहा है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, एक तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर सिस्टम है, गाइडलाइन है टीचर्स के लिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपने लेसन को डेवलप करना है, यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी को, मीडिया को। तो ये अश्योर मॉडल के अंदर इन्वॉल्व होता है। अश्योर मॉडल यहाँ पे क्या प्लेस करता है कि यहाँ पे कैसे फोकस करना है लर्नर पे, फोकस करता है लर्नर पे, ओवरऑल आउटकम क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इसी तरीके से ये चल रहा है। तो ये भी एक तरह का एडी मॉडल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ स्टेप्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि वास्ट है। अब उसको हम देखते हैं, ठीक है। जनरली ये भी इसी तरीके से चल रहा है कि एनालाइज करना, लर्नर्स की नीड्स को, ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना, मेथड को सिलेक्ट करना, मीडिया सेलेक्ट करना, यूटिलाइज करना मीडिया और मटेरियल्स को, रिक्वायर करना लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को, इवेलुएट करना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो स्टेज है ये अलग है।
हमारे एडी से, ठीक है। इस तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है ये हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रैक्टिस क्यों और इसका पर्सपेक्टिव क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है और ये पूरी हेल्प करता है बच्चे को कि वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, चीज़ों को सीख पाए, इन डेप्थ नॉलेज को गेन कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए, रिफ्लेक्टिव मेजर्स को ले पाए। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर ये बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से ये अपने में ही एक तरह का कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अश्योर मॉडल जो हमारा है ये एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन है जो कि टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और ये मॉडिफाइड किसने किया था? स्माल्डिनो, रॉथर और रसल ने 2008 में। अब ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अश्योर मॉडल के अंदर आपके 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या कर रहे हो? लर्नर्स की नीड्स को एनालिसिस कर रहे हो। अब लर्नर्स की नीड्स को एनालिसिस कर रहे हो तो उनका पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। टारगेट ऑडियंस क्या है कि किसके लिए बना रहे हो? हाई स्कूल लर्नर्स के लिए, स्कूल लर्नर्स के लिए या फिर प्राइमरी लर्नर्स के लिए, किन के लिए बना रहे हो? ये आपने एनालिसिस कर रहे हो। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी यानी कि पैडागोजिकल कि बच्चों के लिए बना रहे हो या एंडरग्रोजी या एडल्ट लर्नर्स के लिए बना रहे हो, ठीक है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे लर्नर्स के? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो। फिर आता है एंट्री कॉम्पिटेंसीज, जो इसी एनालिसिस के अंदर आता है। एंट्री कॉम्पिटेंसी यानी कि प्रायर नॉलेज क्या है बच्चों की, एंट्री बिहेवियर क्या है, कितनी नॉलेज है उन्हें उस कॉन्सेप्ट की जो आप उन्हें सिखाना चाहते हो पहले से। फिर आता है लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स यानी कि वो किस तरीके से सीखते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि ऑडियो एड से, विजुअल एड से या दोनों की हेल्प से सीखते हैं यहाँ पे, या असिंक्रोनस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, सिंक्रोनस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। तो लर्निंग स्टाइल्स भी आप उनको देखते हो, हर चीज़ आप हर एक एक्सपेक्ट एनालिसिस करते हो। फिर आता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अब आपने बच्चों को एनालिसिस कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स बनाने की, इंस्ट्रक्शनल गोल्स बनाने की कि क्या आप चाहते हो कि बच्चा सीखे, क्या चाहते हो कि बच्चा एंड में सीखे, उनका बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आए, एटीट्यूड के अंदर क्या चेंजेस आए, स्किल क्या सिखाना चाहते हो बच्चे को, क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाह रहे हो। तो ये सब कुछ आप ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्टेट करते हो कि व्हाट डू स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है सीखने की, लर्न करने की। लर्निंग आउटकम का असेसमेंट करते हो, क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, बच्चे क्या सीखेंगे एंड में, क्या स्किल सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, प्रोफिशिएंसी कितनी आएगी, मास्टरी कितनी आएगी। तो ये सब कुछ आप देख रहे हो। फिर आता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स के बाद मटेरियल्स को सिलेक्ट करना। अब सबसे बारी आती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बना लिया। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको स्मूथ वे में बनाने के लिए, चलाने के लिए मीडियम क्या होगा, मीडिया क्या होगा, हाइब्रिड तरीके से चलाओगे, फेस टू फेस तरीके से इंस्ट्रक्शनल मीडिया को इम्प्लीमेंट करोगे, या फिर ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हो। तो ये हम चीज़ें देखते हैं किसके अंदर, जब आप सिलेक्ट करते हो मेथड्स, मीडिया और मटेरियल। सिलेक्ट करते हो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को, न्यू मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हो और रीपर्पस एग्जिस्टिंग मटेरियल्स का करते हो। फिर बाद में जाके आप यूटिलाइज करते हो मीडिया को, ठीक है। बाद में जाके आप मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हो, उनके मटेरियल्स को देख रहे हो, तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल्स क्या है इसका, यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज करने के लिए मटेरियल्स को भी यहाँ पे कई तरीके के स्टेप्स हैं कि मटेरियल को प्रिव्यू करना, सबसे पहले उनका एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना, फिर प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्शंस को। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। फिर आता है आपका 5th स्टेप, जिसको हम कह रहे हैं कि रिक्वायर करना लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को, ठीक है। लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बच्चों के लिए बना रहे हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखे, एंगेज हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर बच्चा पैसे भूख के सीख रहा है तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की जो लर्नर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाए, बढ़ावा दे, डिस्कस करे, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ लेकर आए। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ लेकर आए जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करवाए, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसके अंदर हो, ताकि बच्चे को एक्टिवली एंगेज करवाने में हेल्प हो।
फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इवेलुएट करना और रिवाइज करना। इवेलुएट करना कि क्या यहाँ पे काम किया आपने, इम्प्लीमेंट कर दिया ग्राउंड पे, ठीक है, मतलब उस बच्चों के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बारी आती है इवेलुएट करना कि क्या क्या आपका आउटकम निकल कर आए, कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड आउटकम थे, इंटेंडेड आउटकम थे, तो वो आपको रिजल्ट पे दिखे। कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हुई, बच्चों की स्किल्स इंक्रीज हुई, कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोफिशिएंसी आई कि नहीं, एक्यूरेसी आई कि नहीं, तो ये सब कुछ हम इवेलुएट कर रहे हैं यहाँ पे। और इवेलुएट कैसे करोगे, इवेलुएशन का तरीका भी ये है, आप समेटिव इवेलुएशन करोगे यहाँ पे, ठीक है, समेटिव इवेलुएशन करोगे, यानी कि एट द एंड उनकी परफॉर्मेंस को चेक करोगे, टेस्ट लोगे, उनका असेसमेंट करोगे, तो ये सब कुछ इवेलुएशन की स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं जो अश्योर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या है, एनालाइज करना लर्नर्स को, स्टेट करना ऑब्जेक्टिव्स को, सिलेक्ट करना मेथड्स को, मीडिया और मटेरियल्स को, यूटिलाइज करना मेथड्स को, मीडिया और मटेरियल्स को, रिक्वायर करना लर्नर्स के पार्टिसिपेशन और इवेलुएट करना और उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो ये जो आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज ही करना है इसे, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से हम कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, एनालिसिस में क्या पढ़ा, एनालाइज में क्या पढ़ा। सबसे पहली स्टेज है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, ग्रेड लेवल क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों की, ये देखना। स्पेसिफिक एंट्री बिहेवियर्स क्या है, कि कितनी स्किल्स है बच्चों को पहले से ही, कितना वो जानते हैं, प्री रिक्विजिट नॉलेज कितनी है, ठीक है, प्री रिक्विजिट नॉलेज, प्री रिक्विजिट यानी कि प्रायर नॉलेज कितनी है बच्चों की, जो कॉन्सेप्ट आप सिखाना चाहते हो वो हम देखना, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, मैंने पूरा सार बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको। अब इसको आप पढ़ना चाहते हो लाइन टू लाइन तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लर्निंग स्टाइल क्या है, कि बच्चा सीखता कैसे है, बच्चे का साइकोलॉजिकल ट्रेट क्या है, चीजों को विजुअली तरीके से सीख रहा है, म्यूजिकली तरीके से सीख रहा है, वर्बल तरीके से सीख रहा है, लॉजिकल रीजनिंग कर करके सीख रहा है, तो ये सब कुछ बच्चों की प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल चेक करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम अपना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, इंस्ट्रक्शनल गोल्स बनाते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करते हो जो आप चाहते हो बच्चा सीखे एट द एंड। अगर आप चाहते हो कि मटेरियल के अंदर प्रोफिशिएंसी हो, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या है, लर्निंग आउटकम जो आप चाहते हैं, कि व्हाट विल द स्टूडेंट विल लर्न, बच्चा क्या सीखेगा इस लेसन से, क्या डेवलप करेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, तो ये सब कुछ हम देखते हैं। और यहाँ पे जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं तो वो 4 चीजों को ध्यान में रखना होता है, ABCD, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ABCD टेक्निक से बनाते हैं, ABCD टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। ABCD क्या है, यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं सबसे पहले जो बात आती है वो आती है A की। A यानी कि क्या है, ऑडियंस क्या है, हु योर लर्नर्स आर, तुम्हारे लर्नर्स कौन है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं। फिर आता है बिहेवियर, बिहेवियर क्या होगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। फिर आता है मतलब लर्नर्स का क्या बिहेवियर होगा, क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर आता है C, कंडीशंस क्या होगी अंडर विच द बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व। फिर आता है D, यानी कि डिग्री क्या है यहाँ पे, टू विच द लर्नर स्किल्स आर टू बी मास्टर्स, कितने डिग्री तक बच्चों के स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो। तो ABCD ये चीजें हम देखते हैं, तब जाके अपना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसके अलावा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा ABCD, हमने इसको देख लिया। इस तरीके से ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऑडियंस क्या है, बिहेवियर क्या है, कंडीशन क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सिलेक्ट करना मीडिया, मेथड और मटेरियल्स। अब यहाँ पे जो भी हम मीडिया, मेथड और मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं ये 2 बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिकली तरीके से हम जो भी मीडिया, मटेरियल और जो मेथड्स हम सिलेक्ट करें 2 बेसिस पे हो रहा है। सबसे पहले क्या है, डिसाइड करना अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा लर्निंग टास्क के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीडिया सेलेक्ट करना। एक तो अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करना, दूसरा होता है अप्रोप्रिएट मीडिया सेलेक्ट करना, और अगर अप्रोप्रिएट मीडिया नहीं है तो उसको अपने टर्म्स में मॉडिफाई करना। मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे जरूरी होता है। मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ एड ऑन करना, ठीक है। मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ इसके अंदर एड ऑन करना, कुछ न्यू ऐड करना। अब जैसे कि यहाँ पे
ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो भी टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बना रही है उसके अंदर एक ही मेथड को लेकर चली। कई तरीके के मेथड यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर टीचर चाहती है कि रोल प्ले करवाना, डिस्कशंस करवाना, हाइपोथेसिस जनरेट करवा के बच्चों को सिखाना, लॉजिकल रीजनिंग सिखाना, तो ये अलग अलग मेथड्स वो टीचर यूज़ कर सकती है। मीडिया भी अलग अलग टीचर्स यूज़ कर सकती है, लेकिन जो भी मीडिया और मेथड का सिलेक्शन है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन गोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है टीचर के लिए कि यहाँ पे मेथड चुनना, कैसे वो डिलीवर करेगी कंटेंट को, किस मेथड से डिलीवर कर रही है, और मीडिया क्या होगा, जैसे कि ऑडियो विजुअल तरीके से कर रही है, वॉइस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, फिल्म के थ्रू, इमेजेस दिखा रही है, टीवी दिखा रही है, या फिर पीपीटी की स्लाइड्स बना के बच्चों को कन्वे करी है, मटेरियल ग्राफिक्स का यूज करी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा कुछ चीजें ऐसी जो कि मीडिया के सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन सिचुएशन के ऊपर। मतलब जब भी मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सिचुएशन आनी चाहिए। सेटिंग क्या है कि जो भी हम यहाँ पे मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो कितनी काम का साबित होगी, कितनी ग्रुप के लिए। अगर आप यहाँ पे स्मॉल ग्रुप है तो आप डिस्कशन यहाँ पे बेस्ट होगा, लेकिन अगर वही लार्ज ग्रुप है तो आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। तो टीचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के सामने डिलीवर करना चाहती है, कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहती है, और वो अपनी यहाँ पे जो भी सिचुएशनल सेटिंग यूज कर रही है वो उनके इंस्ट्रक्शन गोल के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, फिर आता है लर्नर्स के वेरिएबल्स। लर्नर्स को देखते हैं यहाँ पे कि बच्चा कैसा है, ऑडिटरी को प्रेफरेंस कर रहा है, मोटर स्किल्स को प्रेफरेंस कर रहा है, कॉग्निटिवली तरीके से सीखना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करता है। लर्नर्स की जो उनकी लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, चाहे वो मीडिया हो, मेथड हो, या फिर मटेरियल हो। ठीक है, फिर आता है मॉडिफिकेशन। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिसमें आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, एड ऑन करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। और वो सारे के सारे एड ऑन्स किसके ऊपर बेस्ड होगी, और नया डिज़ाइन और नया मटेरियल यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कि व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू लर्न, कि बच्चा यहाँ पे क्या सीखना चाहता है, ऑडियंस क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, बजट भी होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको आनी चाहिए, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फैसिलिटीज और टाइम। इन सब फैक्टर्स को देखकर ही हम अपने जो मटीरियल्स है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, जिसको हम 4 स्टेप कह रहे हैं, 4 स्टेप यहाँ पे आ रहा है यूटिलाइज करना मेथड्स को, मीडिया और मटेरियल्स। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए मेथड्स, मीडिया, मटेरियल। अब बारी आती है टीचर्स की यूटिलाइज करने की। जब भी टीचर यूटिलाइज करी है अपने मटेरियल्स को, मीडिया को, तो वो क्या करिए, इनको अपने इम्प्लीमेंट में लेकर आ रही है। ठीक है, इम्प्लीमेंट में लेकर आ रही है मीडिया मटेरियल्स को। अब यहाँ पे जब भी टीचर इम्प्लीमेंट में लेकर आती है मटेरियल को, तो ये 4 स्टेप्स में हमारा बेसिकली चलता है। सबसे पहले आता है प्रीव्यू द मटेरियल्स, कि सबसे पहले हमें मटेरियल को देखना यहाँ पे कि हम क्या बनाना चाहते हैं उसको देखना। ठीक है, प्रीव्यू करना। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करना प्रेजेंटेशन की, कि आफ्टर प्रीव्यूइंग द मटेरियल्स हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस पोर्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब जो भी आप देखोगे कि कभी भी टीचर अपने कंटेंट को डिलीवर करती है क्लास के अंदर, तो सबसे पहले वो मटेरियल को चेकआउट करती है कि मटेरियल है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे मटेरियल को देखने के बाद वो देखती है कि यहाँ पे हमारे डिटरमाइन कर रहा है हमारा मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स की नहीं, ऑडियंस की नीड्स को फुलफिल करेगा कि नहीं। तो ये मटेरियल वो देख रही है। मटेरियल देखने के बाद यहाँ पे जो बारी आती है कि प्रैक्टिस करना। आप टीचर क्या करिए, प्रेजेंटेशन की तैयारी करिए कि बिफोर कन्विंग एनी लेक्चर और एनी सेशन इन क्लास द टीचर इज प्रैक्टिसिंग। कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है उस मटेरियल को देखने के बाद, ताकि कोई गलती ना हो अगर वो क्लास के अंदर जब प्रेजेंट करे तो। फिर आता है प्रिपेयर करना एनवायरनमेंट। अब उस प्रैक्टिस करने के बाद टीचर प्रिपेयर करिए एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करी है कि मतलब प्रेजेंटेशन कहाँ प्लेस होएगी, क्लासरूम में होगी, ऑडिटोरियम में हो रही है, मीटिंग रूम में हो रही है। तो वो एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से वो कन्वीनियंटली अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सकती है, बच्चों की तरफ डिलीवर कर सकती है। एनवायरनमेंट क्या होगा यहाँ पे, ये सेलेक्ट करिए। फिर अंत में जाके वो टीचर प्रेजेंट कर देती है अपने मटेरियल। ठीक है,
फिर आता है रिक्वायर करना लर्नर्स के पार्टिसिपेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इसी स्टेप्स के ऊपर जो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट होता है। अब टीचर बच्चों का पार्टिसिपेशन रिक्वायर कर रही है तो इसके अंदर टीचर्स कई तरीके की टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज कर रही है, कई तरीके की इनकॉर्पोरेट कर रही है क्वेश्चंस को, जैसे कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स, डिस्कशंस, ग्रुप वर्क, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, वर्कशॉप्स, ये बच्चों का ले रही है ताकि बच्चे यहाँ पे सीख पाए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट एक तरह का अप्रोच वो क्रिएट कर रही है, बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहती है तो ये एक्टिविटीज इसके अंदर वो इन्वॉल्व करती है ताकि बच्चा कॉन्फिडेंटली चीजों को सीख पाए, ग्रैस्प कर पाए अपने कंटेंट को। फिर आता है इवेलुएट करना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। ठीक है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पे इवेलुएट करना। फिर आता है कि जब इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे क्लास में बारी आती है उसको इवेलुएट करने की, बच्चों की परफॉर्मेंस देखने की, कितना सीखे, कंटेंट में मास्टरी आई कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर कोई कमी होती है तो फिर से हम अपने जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन है उसे मॉडिफाई करते हैं, फिर से उसे री एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी वो क्या है, ये जो चार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ये अश्योर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसी तरीके से बना लोगे तो आप रिकॉल के लिए अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये आ गया मॉडल। तो 2 मॉडल हमने कर लिए इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो थर्ड मॉडल है और लास्ट मॉडल है उसको हम कह रहे हैं डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शन मॉडल। ये मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से इसको देख लेते हैं मॉडल है क्या और ये किसने दिया है। तो बेसिकली डिक एंड कैरी 2 लोगों ने मिलकर बनाया है इंस्ट्रक्शनल मॉडल को। डिक एंड कैरी एक तरह का इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल है जिसके अंदर 9 तरीके के स्टेप्स होते हैं जब भी हमें यहाँ पे प्लान करना है, डिजाइन करना है इफेक्टिव लर्निंग इनिशिएटिव्स को। ठीक है, 9 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डिक एंड कैरी बेसिकली ये बिलीव करते थे कि जो इंस्ट्रक्टर्स है, लर्नर्स है, मटीरियल्स है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है या डिलीवरी सिस्टम है, ये साथ के साथ काम करते हैं। ठीक है, साथ के साथ पैरेलल तरीके से ये काम करते हैं। तो इसलिए इनका जो मॉडल आप नोटिस करोगे ये पैरेलल फॉर्म में दिया है, मतलब एक के बाद एक पैरेलल तरीके से ये पूरा चल रहा है। क्योंकि कहते थे कि हर एक कंपोनेंट्स यहाँ पे, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, लर्निंग हो रही है या फिर कुछ डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है, तो साथ में चलते हैं। ठीक है, इसलिए ये पैरेलल फॉर्म में हमेशा देखने को मिलता है डिक एंड कैरी का इंस्ट्रक्शन मॉडल। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है क्या है, आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रक्शनल गोल्स की। ठीक है, अभी चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा 9 स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इंस्ट्रक्शनल गोल्स, आइडेंटिफाई करना नीड्स ऑफ लर्नर, नीड क्या है लर्नर्स की। फिर आता है यहाँ पे कंडक्ट करना इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, इंस्ट्रक्शन के एनालिसिस को कंडक्ट करना, परफॉर्मेंस करना, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। फिर आइडेंटिफाई करना यहाँ पे अप्रोप्रिएट, आइडेंटिफाई करना एंट्री बिहेवियर। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। फिर आता है इसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं डेवलप करना क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट देखना, डेवलप करना हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे डेवलप करना सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डेवलप करना कंटेंट, कंडक्ट करना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और लास्ट में हमारा समेटिव इवैल्यूएशन इसके अंदर आता है। तो इस प्रोसेस में ये चल रहा है। इसकी नंबरिंग कर देती हूँ मैं, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 1 मिनट इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैरेलल फॉर्म में चल रहा है, तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो पहला है, एक बार इसे इरेज करके, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना, कंडक्ट करना इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस को, ये हमारा सेकंड स्टेप है। ठीक है, फिर हमारा आता है एनालाइज करना लर्नर्स और कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, एनालाइज करना लर्नर्स को और उनके कॉन्टेक्स्ट को, ये हमारा कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे एनालाइज करना लर्नर्स को और उनके फ्रेंड्स को।
एक मिनट, ठीक है, ओके। यहाँ पे जब भी हम कहते हैं, बात करते हैं, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसको आप कह सकते हो आइडेंटिफाई करना एंट्री बिहेवियर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एनालाइज करना, यहाँ पे एनालाइज करना लर्नर्स को और उनके कंटेंट्स को, ठीक है, लर्नर्स को और उनके कंटेंट को, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेम है आइडेंटिफाई करना एंट्री बिहेवियर, यानी कि प्रायर नॉलेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बच्चों की, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो लर्नर्स को एनालिसिस करना, उनके कंटेंट को एनालिसिस करना। फिर हमारा चौथा स्टेप आता है राइट करना परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स देखना, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना। फिर आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट लेना, टेस्टिंग लेना, पीके नॉलेज जिसको हम कहते हैं, पीके नॉलेज को टेस्ट करना, ठीक है, पीके नॉलेज को टेस्ट करना, यानी कि प्रायर नॉलेज को टेस्ट करना, जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारा पांचवा स्टेप है। फिफ्थ स्टेप जिसको कह रहे हैं, लिख दूं सही से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ना हो फिर आपको। और जो भी सेशन को देखेगा वो 1.2 स्पीड की से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फिफ्थ स्टेप। फिर आता है सिक्स स्टेप जिसको कह रहे हैं कि जब डेवलप करना इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज को। सेवन स्टेप में डेवलप करना, सिलेक्ट करना इंस्ट्रक्शन मटीरियल्स को। फिर आठवें स्टेप में आता है हमारा डेवलप करना, कंडक्ट करना फॉर्मेटिव इवेलुएशन। और नौवें स्टेप में आता है हमारा लास्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि जब डेवलप करना और कंडक्ट करना समेटिव इवेलुएशन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस में यहाँ पे चलता है। टोटल इसके अंदर ये स्टेप है और लास्ट स्टेप हमारा होता है रिवाइज, ठीक है। 10 ही कंसिडर करते हैं, 9 ही कंसिडर करते हैं, लेकिन 10वां स्टेप यहाँ पे है रिवाइज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रक्शन गोल्स को, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या होगी, एटीट्यूड क्या है लर्नर का, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो एक्वायर करने के लिए। फिर आता है कंडक्ट करना इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, आइडेंटिफाई करना कि व्हाट अ लर्नर मस्ट रिकॉल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फिर आता है थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, एनालाइज करना लर्नर्स को, उनके कंटेक्स्ट को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर्स की प्रायर नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, और स्किल्स जो कि आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी हो उसे मीट करें। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर कर रहे हो, एक्यूरेटली एक्सेस कर रहे हो, परफॉर्मेंस को, ऑब्जेक्टिव्स को राइट कर रहे हो। अब क्या क्या चाहिए, बिहेवियर क्या चेंज होगी, कंडीशन क्या है कि कितनी डिग्री तक यहाँ पे मास्टरी होगी, ये वही चल रहा है। एश्योर वाला ही स्टेप है कि हम जब भी यहाँ पे परफॉर्मेंस को के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं तो हर एक एक्सपेक्ट को देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या सीखेंगे, कितनी प्रोफिशिएंसी होगी, कितनी स्किल्स उन्हें सीखेंगे, तो ये सब कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करें। फिर आता है फिफ्थ स्टेप जिसको असेसमेंट टूल कह रहे हैं। असेसमेंट टूल यानी कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की तरह यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे प्रायर नॉलेज को चेक करना, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट लेना कि बच्चे की प्रायर नॉलेज कितनी है, तो प्री टेस्ट ले लिया, और जो पोस्ट टेस्ट लेंगे वो हम इवेलुएशन की स्टेज में लेंगे, लास्ट की स्टेज में लेंगे कि कितना बच्चों को समझ आया। फिर आता है डेवलप करना इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, प्री इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्या है, कंटेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, पार्टिसिपेंट्स कैसे होगी, असेसमेंट कैसा होगा, तो ये सब कुछ हम चेक करते हैं। फिर आता है डेवलप करना, यहाँ पे सिलेक्ट करना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या क्या होगा, ऑडियो विजुअल के थ्रू मटेरियल यूज कर रहे हो, यहाँ पे स्लाइड यूज करी है, पीपीटी या टीचर यूज करी है, यहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज करी है, तो ये सब कुछ हमारे मटेरियल्स हो गए जो कि हमारी मदद कर रहा है उस इंस्ट्रक्शनल जो हमारा डिजाइन है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में। फिर आता है हमारा 8th स्टेप जिसको हम कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर आइडेंटिफाई करना एरियाज जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और लास्ट में यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करें, रिवाइज करें इंस्ट्रक्शनल को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ये सारे के सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे डिक एंड कैरी मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। ये सेशन के अंदर हमने बहुत चीज़ें सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इस सेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें मिली। अगर कोई भी सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम लिंक विच इज टेलीग्राम चैनल, दैट्स लिंक
आई ऑलरेडी गिवन यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, जिसके डेली बेसिस पे हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, MCQs लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड MCQs लगा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा सेशन, प्लीज प्रोवाइड मी अ फीडबैक। और ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, जैसे ज्वाइन करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सो टिल देन स्टे लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।